अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि फिर शियाओ मो ने अपनी अर्थ की तारीफ शुरू कर दी। तुम्हें पता है, हमारे अर्थ पर प्रोफाउंड वे तो नहीं है, लेकिन वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारी सोच से भी परे है। जैसे यहाँ इमेज कैप्चर करने के लिए महंगा प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन चाहिए होता है, हमारे वहां एक छोटा सा पिनहोल कैमरा वही काम कर देता है, और कोई ऑरा लीक होने का भी डर नहीं। वो बोलता गया, सुना है यहाँ स्टार टैबलेट से सब लाइव देख रहे हैं, पर हमारे अर्थ पर तो सेल फोन से दुनिया के किसी भी कोने से लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। बस बैटरी और सिग्नल की दिक्कत रहती है, इसलिए साउंड ट्रांसमिशन जेड थोड़ा बेहतर है। यूनचे चुपचाप सुन रहा था और मन में सोच रहा था, ये भाई साहब क्या बकवास कर रहे हैं, इसका नट बोल्ट ढीला है क्या। जब यूनचे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो शियाओ मो ने हार मान ली। खैर, मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगे, तुम अपने प्लैनेट के बारे में बताओ। यूनचे ने मना कर दिया। मु शुआनियन ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था कि वो ब्लू पोल स्टार का नाम कभी न ले। अब आगे दोनों के बीच बातें चल रही थी, लेकिन बाहर बैटलफील्ड में माहौल गर्म हो चुका था। जानवरों की दहाड़ और लड़ने की आवाजें स्पेस को हिला रही थी। मेन सिटी के अंदर लगातार सफेद रोशनी चमक रही थी। ये वो लोग थे जो मरकर रिवाइव हो रहे थे। रिवाइव होते ही वो पागलों की तरह फिर से बाहर भाग रहे थे, क्योंकि सिटी में रुकने पर सोल ऑब्स कम हो रहे थे। पहले ही दिन इतना बुरा हाल था, आगे क्या होगा कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हमारे दो महारथी यूनचे और शियाओ मो आराम से वहां खड़े टाइम पास कर रहे थे। शियाओ मो ने अपना हाथ घुमाया और एक लाइट स्क्रीन ओपन की। उस पर रैंकिंग लिस्ट थी। सबसे ऊपर जो नाम था वो सबकी आंखों में चुभ रहा था। लुओ चांगशेंग, ओरिजिन, होली ईव्स रियल्म, सोल ऑर्ब, 21,600, रैंक 1। शियाओ मो चीख पड़ा, क्या बकवास है, 20,000 से ज्यादा सोल ऑर्ब्स, अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ भाई। मान गए लुओ चांगशेंग को, वो सच में नंबर 1 है। यूनचे उस नाम को घूरता रहा। उसे याद आया कि मु बिंगयुन ने 4 गॉड चिल्ड्रन ऑफ द ईस्टर्न रीजन के बारे में बताया था। शियाओ मो ने जोश में कहा, वो उनमें से एक नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, बाकी 3 है। ग्लेस्ड लाइट रियल्म की शुई यिंग्युए, स्वॉर्ड सॉवरेन की सक्सेसर जुन शिलेई और श्राउडिंग स्काई यल्म का लू लेंगचुआन। पर लुओ चांगशेंग को ही सबसे ताकतवर माना जाता है। 20,000 पॉइंट्स का मतलब है उसने अकेले 100 से ज्यादा डिवाइन स्पिरिट रियल्म बीस्ट को मारा है, वो भी एक दिन में। भाई डर लग रहा है अब तो। यूनचे ने नीचे देखा, टॉप 3 पोजीशंस पर उन्हीं 4 गॉड चिल्ड्रन का कब्जा था। फिर शियाओ मो ने अपने बैटल जोन की लिस्ट खोली। वू गुइके, ओरिजिन, डिवाइन मार्शल रियल्म, बैटल जोन 1, ओवरऑल रैंक 19। शियाओ मो चिल्लाया, वू गुइके, अरे इसे तो मैं जानता हूं, ये डिवाइन मार्शल रियल्म किंग का बेटा है। किस्मत देखो, मैं ऐसे मॉन्स्टर के सैम जोन में हूं। यूनचे ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। वू गुइके का अपने जोन में फर्स्ट होना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के जीनियसेस के बीच 19वीं रैंक पर होना, यह वाकई शॉकिंग था। वो भी तब जब उसने अभी सीरियस होना शुरू भी नहीं किया था। लेकिन यूनचे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये लोग अलग दुनिया के थे। उसका मकसद बस अपने मास्टर मू शुआनियन से मिलना और ब्लू पोल स्टार वापस लौटना था। वही दूसरी तरफ एटर्नल हेवन रियल्म के बाहर अलग अलग रियल्म्स के एल्डर्स अपनी सांसें थामे स्क्रीन्स देख रहे थे। स्नो सॉन्ग रियल्म और फ्लेम गॉड रियल्म के लोग एक ही स्टार टैबलेट के सामने खड़े थे। हुओ रूली ने चेक किया, यान मिंगशुआन, रैंक 98,432, यान झो, रैंक 44,600। हुओ रूली जोर से हंसा, हाँ, मुबारक हो सेक्ट मास्टर यान, शुरुआत तो काफी अच्छी है। यान झो ने कमाल कर दिया था। फर्स्ट लेवल डिवाइन स्पिरिट रियल्म पर होकर टॉप 50,000 में आना कोई मजाक नहीं था। यान मिंगशुआन भी टॉप 1,00,000 में था, जो कि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहां करोड़ों पार्टिसिपेंट्स थे। दूसरी तरफ डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट वाले भी अपने डिसाइपल्स को चेक कर रहे थे। मु हानियू, रैंक 18,00,000, मु फेशुए, रैंक 5,20,000। मु हुआनजी खुशी से पागल हो गया है, मेरी पोती ने कमाल कर दिया, टॉप 5,00,000 के करीब। मु बिंगयुन ने भी हल्का सा स्माइल किया। मु फेशुए ने सच में उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया था। तभी हुओ रूली ने अपनी बारी ली। वो बहुत नर्वस लग रहा था, पर फाइनली उसने चेक किया।
फ्लेम गॉड रियल्म, हुओ पोयुन। स्क्रीन पर नाम आया, हुओ पोयुन, रैंक 179। हुओ रूली और यान जुएहाई दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया और फिर हुओ रूली ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा आसमान हिल गया। 179, टॉप 200 के अंदर, वो टॉप 200 में है। हुओ रूली पागलों की तरह नाचने लगा। उसकी दाढ़ी हिल रही थी, चिंगारियां निकल रही थी। वो अपनी सेक्ट मास्टर वाली इमेज भूल चुका था। युवा, शाबाश मेरे शेर। हाँ 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 हाँ। फ्लेम गॉड रियल्म के एल्डर्स खुशी से झूम उठे। टॉप 200 में आना एक सपना जैसा था। स्नो सॉन्ग रियल्म वाले ये देखकर थोड़े जेलस फील कर रहे थे। उनका बेस्ट रैंक 5 लाख में था और इनका 200 में। मु हुआनजी ने पूछा, अरे हां, युनचे का रैंक क्या है? सबको थोड़ी उम्मीद थी क्योंकि युनचे ने पहले कई बार चमत्कार किए थे। मु बिंगयुन ने चेक किया। स्क्रीन पर आया, युनचे सोल ऑर्ब 0, रैंक 5,12,99,954, लास्ट। ये क्या है? मु हुआनजी का मुंह खुला का खुला रह गया। 0 पॉइंट्स और रैंक सबसे आखिर में, मतलब वो हिला तक नहीं है। मु बिंगयुन ने स्क्रीन बंद की और ठंडे दिमाग से बोली, छोड़ो, लगता है युनचे को इस कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे जो करना है करने दो। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन का पहला प्रीलिमिनरी राउंड शुरू हो चुका था। पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन का माहौल पूरी तरह बदल गया था। हर कोने में सिर्फ इसी कंपटीशन की चर्चा हो रही थी। यहां तक कि वेस्टर्न डिवाइन रीजन और सदर्न डिवाइन रीजन भी चुपके चुपके इस पर नजर रखे हुए थे। सिर्फ वो फोरसेकन और कर्स्ड नॉर्दर्न डिवाइन रीजन, जिसे लोग नॉर्दर्न डेविल रियल्म कहते थे, वहां क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। पहले दिन की रैंकिंग ने ही 4 गॉड चिल्ड्रन ऑफ द ईस्टर्न रीजन की ताकत को साबित कर दिया था। उनकी फेम सिर्फ अफवाह नहीं थी, उनके बैटल गेम्स ने सबको शॉक कर दिया था। लेकिन फिर भी कई लोगों का मानना था कि अभी तो शुरुआत है, ये रैंकिंग आगे जाकर बदल भी सकती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, रैंकिंग्स हर रोज बदल रही थी। 10वें दिन ईस्टर्न डिवाइन रीजन के यंग जीनियसेस के बीच असली लड़ाई शुरू हुई। अब तक पार्टिसिपेंट्स ने बीस्ट्स को मारकर काफी सोल ऑर्ब्स जमा कर लिए थे, तो अब टाइम आ गया था एक दूसरे को लूटने का। ताकतवर लोगों के लिए कमजोर लोग अब शिकार बन चुके थे और कमजोर लोगों के पास छुपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब हर कोई एक दूसरे का दुश्मन था। एक सक्सेसफुल हंट से रैंकिंग आसमान छू सकती थी और एक बार मरने का मतलब था 30% सोल ऑर्ब्स का लॉस और रैंकिंग का जमीन पर गिरना। बैटलफील्ड अब एक क्रूएल पर्गेटरी बन चुका था। खून खराबा, गुस्सा और लालच ने इन प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स को जंगली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। 15वां दिन, 20वां दिन, 25वां दिन, कंपटीशन अपने आखिरी स्टेज पर था और हालात हर सेकंड डरावने होते जा रहे थे। स्टार टैबलेट पर रैंकिंग्स देख रहे लोगों के दिल कभी स्वर्ग तो कभी नर्क में जा रहे थे। हुओ रूली जैसे लोग तो टैबलेट के सामने से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शुरुआत में वो दिन में कुछ बार चेक करते थे, लेकिन अब आखिरी दिनों में वो हर 15 मिनट में रैंकिंग चेक कर रहे थे। हालांकि हुओ पोयुन की परफॉर्मेंस सॉलिड थी, फिर भी उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन इस पूरे केओस में एक चीज बिल्कुल नहीं बदली थी, टॉप 4 रैंकिंग्स। लुओ चांगशेंग, शुई यिंगयुए, जुन शिलेई और लू लैंगचुआन, ये चारों अपनी जगह से हिले तक नहीं थे। 5 करोड़ से ज्यादा जीनियसेस ने कोशिश की, पर कोई इनका बाल भी बाका नहीं कर पाया और उनमें भी लुओ चांगशेंग लगातार नंबर 1 पर जमा हुआ था। इन चारों के अलावा 2 और लोग थे जिनकी रैंकिंग और सोल ऑर्ब्स में रत्ती भर भी चेंज नहीं आया था। वो थे हमारे युनचे और शियाओमो। किस्मत से ये दोनों ऑडिटीज बैटल जोन 9 में ही थे। वक्त बीता और महीने भर की ये फियर्स बैटल खत्म होने को थी। शियाओमो एक दीवार के कोने से टिककर आलस में खड़ा था। मुंह में एक घास का तिनका चबाते हुए उसने कहा, ये आखिरी दिन है ना? युनचे ने सिर हिलाया। मुझे लगता है बस कुछ ही घंटे बचे हैं। युनचे ऊपर से शांत दिख रहा था, पर अंदर उसके इमोशंस का तूफान चल रहा था। बस कुछ घंटे और फिर वो बैटलफील्ड से बाहर निकल पाएगा और उस जगह जा पाएगा जिसके लिए वो पिछले 3 साल से तड़प रहा था, एटर्नल हेवन रियल्म। शियाओमो ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ थे भाई,
वरना मैं तो बोरियत से ही मर जाता। पता होता तो मैं अपना पोर्टेबल कंसोल साथ ले आता। भले ही यून चे ने बैटलफील्ड में कदम नहीं रखा था, पर उसे अंदाजा था कि बाहर हालात कितने खराब होंगे। मेन सिटी के ऊपर लगातार सफेद लाइट्स चमक रही थी। ये वो लोग थे जो मरकर रिवाइव हो रहे थे, और तरह तरह की चीखें और दहाड़े लगातार सुनाई दे रही थी। शियाओ मो ने एक्साइटमेंट में कहा, अरे हम जल्दी ही एलिमिनेट होने वाले हैं और फिर हम एटर्नल हेवन रियल में घूमेंगे। हाँ, वो एक किंग रियल है भाई। मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था, कभी सोचा नहीं था कि खुद वहां कदम रखूंगा। लगता है इतने साल गॉड रियल में रहना बेकार नहीं गया। यून चे ने रियलिस्टिक होकर कहा, 50 मिलियन से ज्यादा लोग एलिमिनेट होंगे तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी। मुझे लगता है वहां रिस्ट्रिक्शंस होंगे और हमें शायद ही ज्यादा घूमने मिले। शियाओ मो ने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं यार, एटर्नल हेवन रियल्म की हवा में सांस लेना ही काफी है। वापस जाकर अपनी वाइफ के सामने ब्रैग तो कर सकूंगा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया, वैसे यू भाई, मैंने पूछा नहीं, क्या तुम शादीशुदा हो या अभी भी वर्जिन हो? मेरी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। जैसे ही उसने ये कहा, सिया किंग्यू का चेहरा उसके दिमाग में आया और उसका दिल भारी हो गया। 8 साल हो गए थे, उसे पता भी नहीं था कि वो अब कहां है। शियाओ मो की आंखें फटी रह गई। इतनी जल्दी? हमारे वहां तो 16 साल लीगल एज भी नहीं है शादी की। तो तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? यून चे ने शांत आवाज में जवाब दिया, 3। सिया किंग्यू, कांग्यू, हुआकाई और वो जिनसे अभी शादी करनी बाकी थी, वो अलग। शियाओ मो ईर्ष्या से जलभुन गया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो जानवर हो भाई। यही तो गॉड रियल्म की सबसे अच्छी बात है, यहां पॉलीगैमी अलाउड है। हमारे वहां साला एक से ही काम चलाना पड़ता है। आह, तुम दिखते शरीफ हो पर अंदर से पूरे शिकारी हो। शियाओ मो अभी भी बड़बड़ाया जा रहा था। नहीं भाई, तुम पक्का मेरे प्लैनेट से नहीं हो सकते। इतना फर्क कैसे हो सकता है? यून चे ने कहा, तुम्हारी कल्टिवेशन के साथ तुम अपने प्लैनेट पर किसी भगवान से कम नहीं होगे। वहां के नियम तुम पर लागू नहीं होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं समझोगे। शियाओ मो की आवाज अचानक धीमी हो गई। उसने डरते हुए इधर उधर देखा और यून चे के कान में फुसफुसाया, तुम्हें हमारे प्लैनेट की औरतों का खौफ नहीं पता, खासकर मेरी बीवी। पॉलीगैमी तो छोड़ो, अगर मैंने किसी दूसरी लड़की को देख भी लिया तो वो। शियाओ मो का शरीर डर से कांपने लगा। यून चे ने सिर हिलाया, ओह समझ गया, ये जोरू का गुलाम है, इसका प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं है। शियाओ मो ने अपना सिर पकड़ लिया। खैर, एटर्नल हेवन रियल्म घूमने के बाद मुझे अर्थ वापस जाना चाहिए, और मेरी बीवी के मूड को देखते हुए शायद वो मुझे दोबारा कभी बाहर नहीं निकलने देगी। फिर वो थोड़ा सीरियस हुआ, यू भाई, तुम बोलते कम हो पर हमारी वाइब मैच होती है। मुझे लगता है तुम्हारे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है। बताओ ना, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। यून चे ने हल्का मुस्कुराकर मना कर दिया, धन्यवाद, लेकिन मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। शियाओ मो ने ज्यादा फोर्स नहीं किया। उसने टाइम कैलकुलेट किया। ठीक है, चलो रैंकिंग देख लेते हैं। अब तो कंपटीशन खत्म ही होने वाला है, तो जो अभी रैंकिंग है वही फाइनल होगी। शियाओ मो ने अपना हाथ घुमाया और लाइट स्क्रीन ओपन की। लुओ चांगशिंग ओरिजिन, होली ईव्स रियल्म, सोल ऑर्ब, 1,19,48,053, रैंक 1। शियाओ मो की आंखें बाहर आ गई। वो काफी देर तक सन्न रहा और फिर चिल्लाया, ये क्या है बे? 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा सोल ऑर्ब्स। ये यंग मास्टर चंगशिंग भगवान है क्या? नहीं, ये मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। लुओ चांगशिंग अकेला ऐसा इंसान था जिसके पास 1 करोड़ से ज्यादा पॉइंट्स थे। वो बाकी सबसे इतना ऊपर था जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देख रहा हो। ईस्टर्न डिवाइन रीजन में आज के बाद बच्चे बच्चे को लुओ चांगशिंग का नाम पता चलने वाला था। उसके ये पॉइंट्स हजारों लाखों मौतों की निशानी थे। उसके नीचे शुई यिंग्युए, जुन शिलेई और लू लैंगचुआन थे, जिनके पॉइंट्स 90 लाख के आसपास थे। यून चे ने कहा, लगता है इस बार का प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन यही जीतने वाला है। शियाओ मो ने भारी आवाज में कहा, लगता है नहीं भाई, कंफर्म है। यून चे को अचानक उस काली ड्रेस वाली लड़की की याद आई, वो जिसने 15 साल की उम्र में डिवाइन स्पिरिट रियल्म पा लिया था। अगर वो लुओ चांगशिंग की उम्र की होती तो पक्का उससे ऊपर होती, पर वो बहुत छोटी है, शायद फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं कर पाएगी। तभी यून चे ने कहा,
वैसे क्या तुम मेरे लिए किसी की रैंकिंग चेक कर सकते हो? फ्लेम गॉड रियल्म, हुओ पोयुन। शियाओ मो ने क्यूरियसली पूछा। फ्लेम गॉड रियल्म सुना है मैंने, पर यह हुओ पोयुन कौन है? दोस्त है तुम्हारा? युन चे ने सिर हिलाया है। हाँ। शियाओ मो ने सर्च किया और रिजल्ट स्क्रीन पर आया। हुओ पोयुन ओरिजिन, फ्लेम गॉड रियल्म, सोल ऑर्ब 49,94,033, रैंक 71। शियाओ मो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या क्या बकवास है? 71वीं रैंक? वो इतना स्ट्रांग है? फ्लेम गॉड रियल्म तो एक मिडिल स्टार रियल्म है ना? वहां से इतना पावरफुल बंदा कैसे आ सकता है? तुम सच में इसे जानते हो? युनचे खुद हैरान था। उसने मन में सोचा, 71 रैंक। फ्लेम गॉड रियल्म वालों ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। हमने सच में हुओ पोयुन को अंडर एस्टिमेट किया था। हुओ रुली तो अभी खुशी से पागल हो गया होगा। युनचे ने आसमान की तरफ देखकर दिल से कहा, कंग्रेचुलेशंस ब्रदर पोयुन, तुम्हारी विश पूरी हुई और अब मैं भी जैस्मिन से जरूर मिलूंगा। युनचे के चेहरे पर खुशी देखकर शियाओ मो फिर जलने लगा। साला खुद की स्ट्रेंथ रद्दी है, पर कांटेक्ट इतने बड़े बड़े लोगों से है और 3 बीवियां अलग। भाई तुम बहुत बड़े वाले हो। युनचे बस मुस्कुरा दिया। कांटेक्ट? उसका असली कांटेक्ट यानी उसकी मास्टर मू शुआनियन, वो हुओ पोयुन से 108 अरब गुना ज्यादा स्ट्रांग थी। खैर, हुओ पोयुन की सक्सेस देखकर युनचे का मन थोड़ा हल्का हुआ। गॉड रियल्म में वही उसका एक असली दोस्त था। शियाओ मो ने बड़बड़ाना जारी रखा, छोड़ो यार, तुम तो लाइफ में विनर हो। चलो अपने बैटल जोन का हाल देखते हैं। वो गुई के ही टॉप पर होगा। स्क्रीन देखते ही शियाओ मो फिर चीखा, ये क्या है? युनचे ने भी देखा। वो गुई के सोल ऑर्ब 64,89,672, ओवरऑल रैंक 16। वो गुई के ओवरऑल 16वीं रैंक पर था। 60 लाख से ज्यादा पॉइंट्स। इस बंदे की असली ताकत युनचे की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। शियाओ मो ने कहा, डिवाइन मार्शल रियल्म वाले तो आज हवा में उड़ेंगे। जैसे ही उसने ये बात खत्म की, अचानक आसमान में हलचल हुई। वॉइस ऑफ एटर्नल हेवन की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। यंग एक्सपर्ट्स, पहले राउंड के खत्म होने में अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। शियाओ मो खुश हो गया है। हाँ, फाइनली खत्म हुआ। उसे एटर्नल हेवन रियल्म देखने की जल्दी थी। लेकिन तभी उस आवाज ने अगला सेंटेंस कहा, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हर बैटलफील्ड से सिर्फ टॉप 10 लोग ही दूसरे राउंड में जाएंगे। बाकी सभी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और उनके प्रोजेक्शंस बैटलफील्ड से हटा दिए जाएंगे। और सुनिए, उनकी ट्रू बॉडीज को भी एटर्नल हेवन रियल्म से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा और वो दोबारा अंदर कदम नहीं रख पाएंगे। इसलिए आखिरी पलों में अपनी पूरी जान लगा दो। अपनी किस्मत तुम्हारे हाथ में है? बाहर? शियाओ मो सन्न रह गया। फिर वो गुस्से में चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? साला एटर्नल हेवन पर्ल में नहीं जाने दिया, ठीक है, पर अब रियल्म से भी धक्के मारकर निकालोगे? पहले बताया होता तो मैं आता ही नहीं। इतना बड़ा रियल्म और दिल इतना छोटा। यू भाई, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? यू भाई, शियाओ मो गालियां दे रहा था, पर उसने नोटिस किया कि युनचे बिल्कुल पत्थर की तरह जमा हुआ है। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला, युनचे का शरीर कांप रहा था। उसका कांपना हर पल तेज होता जा रहा था। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थी कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ चुके थे। यू भाई, तुम्हें क्या हो गया? शियाओ मो ने घबराते हुए युनचे की तरफ देखा। युनचे का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। होंठ कांप रहे थे, जैसे उसे अचानक कोई भयानक बीमारी लग गई हो। एटर्नल हेवन रियल्म से हमेशा के लिए बाहर निकलना और दोबारा कभी अंदर न आ पाना, ये शब्द युनचे के लिए किसी आसमानी बिजली से कम नहीं थे। पिछले 3 सालों में गॉड रियल्म आने के बाद उसने हर पल सिर्फ इस मौके के लिए स्ट्रगल किया था। उसने जान की बाजी लगाकर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म हासिल किया ताकि वो जैस्मिन को ढूंढ सके। उसे लगा था कि वो जैस्मिन के बहुत करीब है, लेकिन किस्मत ने उसके साथ बहुत गंदा मजाक किया था। अगर वो एटर्नल हेवन रियल्म से निकाल दिया गया तो उसकी 3 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। वो दोबारा कभी जैस्मिन को नहीं देख पाएगा। और अभी उसकी हालत यह थी कि उसके पास 0 सोल ऑर्ब्स थे और वो रैंकिंग में सबसे लास्ट था। टॉप 10 में आना तो दूर की बात थी। युनचे ने टूटी हुई आवाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा है। वही दूसरी तरफ एटर्नल हेवन रियल्म के अंदर
डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के कैंप में भी हलचल मच गई थी। मू बिंगयुन का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा उतर गया। एलिमिनेटेड लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, ये तो बहुत बुरा हुआ। मू हुआनजी ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। अरे चिंता मत करो, हमारे बच्चे हन्यू, फिक्शु और यूचे सुरक्षित वापस स्नो सॉन्ग रियल में आ जाएंगे। इटर्नल हेवन रियल में कोई उनके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। मू बिंगयुन ने बेचैनी से टहलते हुए कहा, नहीं, बात वो नहीं है ग्रेट एल्डर, हमारे पास अभी भी कोटा बचा है। क्या हम किसी तरह यूनचे और फिक्शु को बतौर गेस्ट अंदर नहीं बुला सकते? मू हुआनजी ने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, ये इटर्नल हेवन रियल्म है, कोई छोटा मोटा सेक्ट नहीं। इनके रूल्स पत्थर की लकीर है और वॉइस ऑफ इटर्नल हेवन ने साफ कह दिया है, जो हारा वो बाहर, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। मू बिंगयुन ने एक गहरी सांस ली और उदास होकर कहा, शायद यही उसकी किस्मत है। वापस बैटलफील्ड पर शियाओ मो अभी भी यूनचे को समझाने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई, इतना लोड मत लो, इटर्नल हेवन रियल्म नहीं जा पाए तो क्या हुआ, जान तो बची है ना? यूनचे ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम नहीं समझोगे। शियाओ मो ने अपना सिर खुजाया। हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा, पर शायद तुम्हारे लिए वहां जाना बहुत जरूरी है। रुको, मैं कुछ सोचता हूं, कोई तो जुगाड़ होगा। शियाओ मो बस बोल रहा था, पर उसे भी पता था कि किंग रियल्म के रूल्स तोड़ना मतलब मौत को दावत देना है। वहां घुसने का कोई दूसरा रास्ता इम्पॉसिबल था। यूनचे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, कोई तो रास्ता होगा। मैंने अपने पेरेंट्स, अपनी पत्नी, सबको छोड़ दिया सिर्फ इस दिन के लिए। मैं जैस्मीन से मिले बिना वापस नहीं जा सकता। मैं हार नहीं मान सकता। तभी अचानक आसमान से एक सफेद रोशनी गिरी और एक इंसान धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। ये वो लोग थे जो मरकर रिवाइव हो रहे थे। गिरते ही वो आदमी गुस्से में चिल्लाया, मेरी किस्मत ही फूटी है जो मैं वू गुइके से टकरा गया। साला, अब तो मैं टॉप 1,00,000 से भी बाहर हो जाऊंगा। डैम इट। जैसे ही यूनचे ने वू गुइके का नाम सुना, उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। वो एक झटके में घुमा और एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ा, शियाओ मो, हमारी बैटल जोन की रैंकिंग लिस्ट दिखाओ, जल्दी करो। शियाओ मो उसकी हालत देखकर डर गया और तुरंत स्क्रीन ओपन कर दी। लिस्ट सामने थी। रैंक 1 60 लाख प्लस सोल ऑर्ब्स, रैंक 2 30 लाख प्लस सोल ऑर्ब्स, रैंक 10 9 लाख सोल ऑर्ब्स। फर्स्ट और सेकंड रैंक के बीच में पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत बड़ा था और रैंक 10 के पास सिर्फ 9 लाख पॉइंट्स थे। यूनचे की बुझी हुई आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आ गई। उसने तुरंत शियाओ मो का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, वो गुइके कहाँ है? मुझे बताओ। शियाओ मो हक्का बक्का रह गया। वो गुइके कहाँ है? जल्दी बता, जल्दी बता। यूनचे के अंदर से ऐसा किलिंग इंटेंट निकल रहा था कि शियाओ मो कांपने लगा। उसने डरते हुए एक डायरेक्शन में उंगली उठा दी। वहां। यूनचे ने उसे छोड़ दिया और उसी डायरेक्शन में एक पागल की तरह भाग पड़ा। जैसे ही वो मेन सिटी के सेफ जोन से बाहर निकला, उसने अपनी पूरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अनलीश कर दी। उसने एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग एक्टिवेट की और बिजली की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ निकल गया। शियाओ मो पीछे मुंह खोले खड़ा रह गया। ओ माय गॉड, यूनचे के पास टाइम नहीं था। कंपटीशन खत्म होने ही वाला था और ये उसका आखिरी मौका था। बैटलफील्ड पर हर तरफ तबाही मची हुई थी। जमीन फटी हुई थी, पहाड़ टूट चुके थे, हर तरफ धमाकों की आवाजें आ रही थी। यूनचे पागलों की तरह भाग रहा था। रास्ते में कई प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स मिले, लेकिन किसी ने उस पर हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूनचे के पास 0 सोल ऑर्ब्स थे। इस वक्त उसे मारने का मतलब था अपना टाइम वेस्ट करना। यूनचे अपनी स्पिरिट सेंस को लिमिट तक पुश करके ढूंढ रहा था। वो गुइके कहाँ है? वो मुझे उसे ढूंढना ही होगा। काफी देर भागने के बाद अचानक यूनचे को एक बहुत भारी ऑप्रेसिव फीलिंग महसूस हुई। ये वही है। यूनचे की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत उस दिशा में मुड़ा। वहां जमीन एक बड़े गड्ढे में धंस चुकी थी। वहां 3 लोग मौजूद थे। एक आदमी गोल्डन कपड़ों में खड़ा था, जिसके शरीर से इतनी ताकत निकल रही थी कि आसपास की हवा भी भारी हो गई थी। ये था वो गुइके। वो गुइके गड्ढे के बीच में खड़ा था, हाथ पीछे बांधे हुए, बिल्कुल एक जज की तरह। उसके सामने 2 प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स घुटनों के बल बैठे थे। वो अपनी मर्जी से नहीं बैठे थे,
बल्कि वू गुइके के प्रेशर ने उन्हें जमीन पर चिपका दिया था। उनमें से एक डिवाइन स्पिरिट रियल्म का एक्सपर्ट था, फिर भी वो हिल तक नहीं पा रहा था। वो आदमी दर्द में कराहते हुए बोला, यंग मास्टर वू, मैं कोल्ड ड्राई आइलैंड का शीए जियोकुम हूं। हमारे सेक्ट के आपके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, प्लीज रहम करें। हम आगे चलकर आपका एहसान चुकाएंगे। दूसरे ने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा, यंग मास्टर, आप हमें पहले ही एक बार मार चुके हैं, दोबारा मारने से आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारी रैंकिंग बहुत गिर जाएगी। ये दोनों पहले ही वू गुइके के हाथों मर चुके थे। अगर दोबारा मरे तो 30% पॉइंट्स और कट जाएंगे। वू गुइके ने एक ठंडी हंसी हंसी, हाँ, तुम्हें लगता है तुम जैसे कचरे को भीख मांगने का हक है? मरो सालो। रुकिए यंग मास्टर। वू गुइके ने बस हवा में अपना हाथ घुमाया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो दोनों एक्सपर्ट तिनके की तरह उड़ गए। हवा में ही उनके चिथड़े उड़ गए और वो व्हाइट लाइट बनकर गायब हो गए। प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का वो झटका इतना तेज था कि 50 किलोमीटर दूर तक जमीन कांप गई। यूनचे, जो उसकी तरफ आ रहा था, उसे भी संभलने के लिए इविल गॉड्स बैरियर लगाना पड़ा। सिर्फ एक हल्के हमले का असर इतना खतरनाक। यह है लेट स्टेज डिवाइन स्पिरिट रियल्म की ताकत। हाँ, बेकार लोग। वो गुइके ने नफरत से हाथ नीचे किया। तभी उसकी नजर अचानक उस दिशा में गई जहां से यूनचे आ रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और लापरवाही से बड़बड़ाया, ओह, ये मच्छर यहां रास्ता भटक कर कैसे आ गया? यूनचे की पावर सिर्फ डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के फर्स्ट लेवल पर थी, जो वहां मौजूद हर किसी से कमजोर थी। ऊपर से यूनचे के पास एक भी सोल ऑर्ब नहीं था। वो गुइके ने सोचा कि इस वेस्ट को मारकर अपने हाथ गंदे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे उसे 0 पॉइंट्स मिलेंगे। यह तो उसकी डिग्निटी के खिलाफ था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वू गुइके को चौंका दिया। वो वेस्ट डरकर भागने के बजाय सीधा उड़कर वू गुइके की तरफ आने लगा। जमीन पर लैंड करने से पहले ही यूनचे ने जोर से आवाज लगाई, वू गुइके की आंखें सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल आ गई और उसने कहा, तू किस बिल से निकला हुआ चूहा है जो इस यंग मास्टर का नाम लेने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुझे मरने की जल्दी है? दरकिया रियल में वू गुइके ने सिर्फ लिंग यू का नाम सुना था। उसे रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि लिंग यू असल में यूनचे ही है। उसने यूनचे का चेहरा कभी नहीं देखा था, क्योंकि लिटिल जैस्मीन के डर से वो पहले ही भाग गया था। उस इंसिडेंट में उसने अपना डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड और वॉइड इल्यूजन स्टोन खो दिया था, जो उसके पिता ने उसे दिया था। यूनचे उसे पहचानता था, पर वू गुइके के लिए यूनचे सिर्फ एक रैंडम कचरा था। आखिर वह डिवाइन मार्शल रियल्म किंग का बेटा था और पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन में फेमस होने वाला था। वू गुइके का मूड अचानक खराब हो गया। अगर कोई और होता तो डर के मारे कांप रहा होता, लेकिन यूनचे के चेहरे पर उससे भी ज्यादा ग्लूमिनेस थी। यूनचे के पास टाइम बहुत कम था, इसलिए उसने बिना बकवास किए सीधा कहा, वू गुइके, मैं तुम्हारे साथ एक डील करने आया हूं। वू गुइके को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। उसने कहा, डील? और वो भी तेरे जैसा नीच इंसान? यूनचे ने उसकी बात काटी और चिल्लाया, बकवास बंद करो और पहले इसे देखो। यूनचे ने तुरंत हाथ घुमाया और एक छोटी सी चीज वू गुइके की तरफ फेंकी। वो एक पत्थर जैसा टुकड़ा था। वू गुइके को यह सब बहुत फनी लग रहा था। उसने कैजुअल तरीके से उसे कैच किया और मन में सोचा, क्या यह बंदा पागल है? सच में इस बार प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में हर तरह का ट्रैश आ गया है। लेकिन जैसे ही वू गुइके ने अपनी फिंगर्स उठाई, उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जो चीज उसकी उंगलियों के बीच थी वो एक प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन था। उसे यूनचे से डर नहीं था, बल्कि उसे इस स्टोन से ट्रॉमा था। 2 साल पहले दरकिया रियल्म में लिटिल जैस्मीन यानी प्रिंसेस काइजी ने ऐसे ही 2 प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन्स का यूज करके उसे बुरी तरह फंसाया था। उस इंसिडेंट के बाद से वो गुइके को प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन से एक तरह का फोबिया हो गया था। जब भी वह इसे देखता, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते। यूनचे ने अपनी भारी आवाज में कहा, इसके अंदर जो रिकॉर्ड है उसे जरा ध्यान से देखना। यूनचे की बॉडी लैंग्वेज एकदम कॉन्फिडेंट थी, जैसे वो किसी यंग मास्टर से नहीं बल्कि अपने शिकार से बात कर रहा हो। वो गुइके को अंदर से कुछ गड़बड़ फील हो रही थी। उसका डर और यूनचे का एटीट्यूड उसे बेचैन कर रहे थे।
उसने अपना स्पिरिट सेंस उस स्टोन के अंदर भेजा। कुछ ही पलों की खामोशी के बाद वो गुइके का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी बॉडी हिल गई और उसकी आंखें फट गई। उसने युनचे को घूरते हुए पूछा, तुझे ये चीज कहां से मिली? ये उन दो प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन्स में से एक था जो युनचे को दरक्या रियल्म के किंग ली कियानफेंग की लाश से मिले थे। इसमें डिवाइन मार्शल रियल्म की काली करतूतें रिकॉर्ड थी। कैसे वे वुड स्पिरिट्स का शिकार करते थे और कैसे लोअर रियल्म की लड़कियों को ट्रेनिंग इनक्यूबेटर्स की तरह यूज करते थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें खुद वो गुइके ये सब बातें बोल रहा था। उसका चेहरा, उसकी आवाज, सब कुछ एचडी क्वालिटी में क्लियर था। वो गुइके ने गुस्से में रोर किया और उसके हाथ में मौजूद प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन पाउडर बन गया। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसे पता था कि यह सिर्फ बैटलफील्ड का प्रोजेक्शन है। अगर उसने यहां स्टोन तोड़ भी दिया तो असली स्टोन बाहर सेफ है। वो गुइके जो दूसरों की जिंदगी और मौत का फैसला करता था, इस वक्त मौत की तरह पीला पड़ चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे। उसे पता था कि अगर यह क्लिप बाहर लीक हो गई तो क्या तबाही मचेगी। युनचे ने ठंडे दिमाग से कहा, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। मुझे यकीन है कि ग्रेट यंग मास्टर वू कभी नहीं चाहेंगे कि यह राज पूरी दुनिया के सामने आए। मेरी डिमांड पूरी करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। युनचे ने अपनी आवाज धीमी की और वू गुइके की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें एक बार जान से मारने दो। मुझे सेकंड राउंड में एंटर करना है। यह प्लान युनचे के दिमाग में तब आया था जब उसने एटर्नल हेवन की वो क्रूएल आवाज सुनी थी। अगर उसे एटर्नल हेवन गॉड रेल्म से बाहर नहीं निकलना है तो उसे अपने बैटल जोन के टॉप 10 में आना ही होगा। अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ यह नामुमकिन था। लेकिन अगर वो गुइके को एक बार मार दे तो गेम बदल जाएगा। वो गुइके के पास अभी 65 लाख सोल ऑर्ब्स थे और वह रैंक 1 पर था। अगर युनचे उसे मारता है तो उसे उसके 30% सोल ऑर्ब्स मिल जाएंगे, यानी करीब 20 लाख। सिर्फ एक मूव में युनचे टॉप 10 तो क्या, सीधा टॉप 5 में पहुंच जाएगा। वैसे तो युनचे 100 बार भी कोशिश कर ले तो वो गुइके को हरा नहीं सकता, लेकिन उसके पास वो गुइके की कमजोर नस थी। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। What?